यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपरेशन बढ़िया हो चुकी है, लेकिन सीसेट में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्रैक यूपीएससी सीसेट 2026 इन 20 डेज। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो प्रैक्टिस सेशंस आपको करवाने वाला हूँ। 1500 प्लस क्वेश्चंस कवर्ड हैं इसके अंदर, जिसमें से 1000 सवाल नंबर सिस्टम के हैं। आपको बताएगा टोटल 80 सवाल आएंगे ना सीसेट के अंदर, तो 40 मैथ्स के, उसमें भी 25 सवाल किसके? नंबर सिस्टम के। और क्या फायदा है? 400 प्लस पीवाईक्यूज कवर्ड है, यानी कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल आपको एक जगह सीक्वेंस में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन में करने को मिलेंगे। 2015 से लेकर 2025 सारे के सारे कवर्ड है। 100% स्ट्रेटेजी है, फोकस प्रिपरेशन है, प्लान मेरा है, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, परफॉर्म आप करोगे अपने एग्जाम में। यूपीएससी सीसेट 2027 वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स होने वाला है कंप्लीट, इसको मैं पढ़ाऊंगा। लाइव बैच होगा, डेली आपको 1 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी और इवनिंग में आपको उसी क्लास का एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, यानी कि आप अपनी तैयारी को मॉनिटर कर पाओगे। आपका प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन मोड पर होगा, हमारी एप्लीकेशन भावना एजुकेशन हब पर। सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर्ड होंगे 2015 से लेकर 2026 तक, क्योंकि 2026 का पेपर भी तब तक कवर हो चुका होगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स में खुद पढ़ाऊंगा, कंप्लीट रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा और कंप्लीट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। 1 जून से बैच स्टार्ट होगा, बैच इज कंप्लीटली लाइव। फीस की 499 होने वाली है 1 जून से पहले। 1 जून के बाद इसकी जो फीस होगी वो 2999 होगी। 100% रिफंड पॉलिसी के साथ है। अगर आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपके सारे पैसे वापस होंगे। सीसेट क्वालिफाई करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। 5 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस मैं कर दूंगा। उसके बाद आपको 50 फुल मॉक टेस्ट कराऊंगा मैं, 80 क्वेश्चंस वाला, जिससे आपका पेपर होगा ऑनलाइन मोड पर होगा वो भी, और सारी की सारी तैयारी आपकी मैं मॉनिटर करूंगा, यानी कि आप मेरे सुपरविजन में तैयारी करोगे। आपको मैथमेटिक्स के दम पर ही मैं सीसेट का पेपर क्वालिफाई करवा दूंगा, लेकिन फिर भी हम रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे। अगर आपको इस बैच में एनरोलमेंट लेना है तो 1 जून से पहले आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसमें 100% सक्सेस के चांस हैं। एक बार ही तैयारी करनी है बस, उसके बाद हर बार आपका सीसेट क्वालिफाई होगा ही होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। आज करेंगे अपना प्रैक्टिस सेशन टू स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो ये एक बहुत ही प्यारे कंसेप्ट पर सवाल है। इसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 500 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल। अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो उसमें मैंने आपसे 300 का फैक्टोरियल पूछा था शायद, कि 300 के फैक्टोरियल में कितनी जीरो होती हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उसमें 5 की संख्या ज्ञात करते हैं, क्योंकि किसी भी फैक्टोरियल में 2 की कमी नहीं होती, क्योंकि 2 मुझे हर एक ऑल्टरनेट नंबर के बाद मिलता ही मिलता है। तो मैं क्या निकालूंगा इसमें, मैं सिर्फ इसमें 5 निकालूंगा। और 5 निकालने की मेरे पास एक आसान ट्रिक है जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। देखो हमें क्या निकालना है, 500 का फैक्टोरियल। भाई 500 का फैक्टोरियल जो भी करके आएगा उसमें मुझे क्या जोड़ना है, उसमें मुझे 200 का फैक्टोरियल जोड़ना है। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। 99% बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं और आप भी उनमें से होंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 500 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस नहीं, हम नंबर ऑफ 5 निकालते हैं जनरली। तो अगर 500 के फैक्टोरियल में मुझे 5 की संख्या निकालनी हो तो 5 से भाग करेंगे, इसको 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा। मैंने कल ही बताया यहाँ पर आपको भागफल लिखना है, यहाँ पर आपको क्वोशिएंट लिखना है। 5 से कट करेंगे 100 आएगा। देखो फिर 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसको जब तक कट करते रहेंगे जब तक ये नंबर इससे छोटा ना हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास कितने आई है, 124। तो भैया 124 5 की संख्या है, 124 5 की संख्या है। चूंकि किसी भी फैक्टोरियल में 2 की कमी नहीं होती तो मुझे 124 से ज्यादा ही 2 मिलेंगे, पर मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 124 चाहिए 2। वो इसके 5 के साथ पेयर मिलकर 0 बना देंगे। तो ये 0 नहीं आती है, 5 की संख्या आती है। तो यानी कि इसमें मेरे पास कितनी 0 है, 124 0 है, 124 0 है। अगर मैं 200 के फैक्टोरियल में निकालूं, अगर मैं 200 के फैक्टोरियल में निकालूं क्या 5 की संख्या, तो ये तो आसान है निकालना। ठीक है, आप समझ चुके हैं अब इसको। तो यहाँ पर आप 200 लिखोगे और 5 से इसको करोगे भाग। जब 5 से भाग करेंगे तो देखो 5 चौक 20, 5 0 0। फिर 5 से करोगे 5 8 40। फिर 5 से करोगे 5 एकम 5, तो 48 और 1 49। तो ये 49 पता क्या है, ये 5 की संख्या है, ये नंबर ऑफ 5 है। तो यहाँ पर मेरे पास जो 200 का फैक्टोरियल आया उसमें मेरे पास कितनी जीरो है, 49। तो 124 और 49, 9 और 4 13, 4 2 6। देखो बीच में प्लस है, बच्चा इनको प्लस करके आंसर 173 दे सकता है, बच्चा आंसर 173 दे सकता है। ठीक है, लेकिन इसका तुम्हें कंसेप्ट समझना पड़ेगा, बीच में प्लस का क्या महत्व है। देखो हम एक काम करते हैं आपको सिखाने के लिए। देखो सबसे आसान तरीका रहेगा, हम कुछ मान लेते हैं। देखो अगर मैं 1000 में क्या प्लस कर दूं 100, तो मेरे पास 1100 आता है। कितना आता है, 1100। यहीं से आप कंसेप्ट समझ जाओगे। देखो कैसे, 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। देखो इसमें भी कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं।
यानी कि जब बीच में प्लस होगा तो नंबर ऑफ जीरोज उतनी होंगी जितनी कम वाले में है, जितनी कम वाले में है। देखो तुम कुछ भी ऐड कर लो, अगर मैं 10,000 में 100 ऐड कर दूं, 10,000 में 100 ऐड कर दूं, 10,000 में 4 जीरो होती है, 100 में 2 जीरो होती है, तो मेरा आंसर आएगा 10,100। और 10,100 में लास्ट में 2 जीरो होती है, तो यानी जो संख्या में कम होगा उतनी ही जीरो होती है। और संख्या में कम कौन है? 49। तो मेरे पास आंसर क्या होगा? 49। और देखो अगर मैं इसमें क्या प्लस कर दूं, अगर मैं इसमें प्लस कर दूं 100 का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल, और 100 के फैक्टोरियल में जीरो कितनी होती है? 24। कितनी होती है? 24। तो मेरा आंसर होता है 24। मेरा आंसर क्या होता है? 24। तो ध्यान रखना, जो संख्या में कम होगा उतनी क्या होती है? नंबर ऑफ जीरोज। अगर बीच में क्या है? प्लस है, प्लस हो या माइनस हो, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जो संख्या में कम होगा उतनी ही क्या होगी? नंबर ऑफ जीरोज होगी। इस बात को आप हमेशा याद रखोगे भाई। ये जो हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं उनके लिए, जिनका अभी फाउंडेशन बना है बच्चों का, जो भी अपना बेस बना रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं अभी किसके? यूपीएससी सीसेट 2026 को क्रैक करने के लिए। ठीक है, आप डेली एक प्रैक्टिस सेशन अटेंड करो, आपको डेली 15 बेहतरीन सवाल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 31 की पावर 22 गुना 12 की पावर 18 गुना 53 की पावर 14। देखो यहाँ पर 31 की पावर 22 है, 31 की पावर 22 है, फिर मुझे गुणा करनी है किसमें? 12 की पावर 18 में, 12 की पावर 18 में, फिर मुझे गुना किसमें करनी है? 53 की पावर 14 में, 53 की पावर 14 में। कल मेरे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी नंबर की, लेकिन आज मेरे पास नंबर्स पावर में है। तो एक कंसेप्ट होता है कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। आप यूट्यूब पर जाओगे, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सर्च करोगे मैथमेटिक्स फॉर यूपीएससी सीटेट 2026, उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा यूनिट डिजिट, वहां से इसको आप पढ़ोगे। देखो करते कैसे हैं, एक की पावर कुछ भी हो एक ही आएगा, इनटू अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 है तो क्या करना है? पावर को 4 से भाग कर लो। यहाँ पर जो 12 है और 12 की पावर जो कितनी है? 12 की पावर जो 18 है, पावर को 4 से भाग कर दो, पावर को 4 से भाग कर दो। और यहाँ पर जो 53 है, 53 की पावर कितनी है? 14, इसको भी 4 से भाग कर लो। 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा, 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा तुम्हें वो याद रखना है। देखो 1 इंटू 4 से 18 को भाग करते हैं, 4 चौक 16, शेषफल कितना आएगा? 2। तो तुम्हें 2 की पावर 2 ही लिखना है, 2 की पावर 2 ही लिखना है, इंटू अगर मुझे इसका इकाई अंक चाहिए तो मुझे पूरे नंबर से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस 2 से मतलब है। यहाँ पर मेरे पास 53 की पावर 14 है, 14 को 4 से भाग करूंगा, 4 दिया 12, शेषफल कितना आएगा? 2। तो 3 की पावर 2 लिख सकते हो। तो देखो 1 गुना 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, और 3 की पावर 2 होता है 9, तो 9 चौक 36, यानी इकाई अंक कितना आएगा? 6। इकाई अंक कितना आएगा? 6। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 480? मैं टोटल लिखूंगा, आप सारे लिखोगे, आप इवन भी बताओगे, आप ओड भी बताओगे। कल हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं हम देखो जरा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 480? सबसे पहले 480 का क्या करना है तुम्हें? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसको प्राइम नंबर में तोड़ना है। प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से घटती है, जो सिर्फ अपने आप से घटती है, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। तो देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 48। पहले इसको लिखो 48 को, ये 48 गुना 10 है, 10 तो मैं 2 गुना 5 लिख सकता हूँ, 10 तो मैं 2 गुना 5 लिख सकता हूँ। अब देखो जरा, इसमें 1 2 3 4 5, 2 की संख्या कितनी है? 5 है, इंटू 3 की संख्या कितनी है? 3 की संख्या 1 है, इंटू और 5 की संख्या भी कितनी है? 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने कल बताया था कैसे निकलते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, F4 फैक्टर से भाई पावर में 1 ऐड करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, पावर में 1 ऐड करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर पावर में 1 ऐड करें तो देखो 5 + 1 कितना होता है? 6, इंटू 1 और 1 2 और इंटू 1 और 1 2, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 क्या है मेरे पास? मेरा आंसर। कमेंट में आंसर करना है आपको 2। पहला क्या करना है, अगर मैं आपसे इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछूंगा वो बताने हैं, और ओड नंबर ऑफ फैक्टर पूछूंगा वो बताने हैं। देखो इवन सिंपल है, इवन वाले में 5 के साथ कुछ भी ऐड नहीं करते, तो इनमें 1 1 ऐड करेंगे। 5 दूनी 10 दूनी 12, 5 दूनी 10 दूनी 12, सॉरी 5 दूनी 10 दूनी 20। अगर ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स करते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, इनमें 1 1 ऐड करोगे, 1 और 1 2, 1 और 1 2, और 2 गुना 2 कितने होते हैं? 4। आप कमेंट करोगे मुझे आंसर, ठीक है। इसे देखो जरा, इफ n इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 2 इन ईच केस, फाइंड व्हेन 2n³ इज डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर। यदि n को 7 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 आता है। 2n³ को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। कल भी करा था सवाल, और ये अभी 2-3 दिन और चलेगा सवाल। देखो n को अगर मैं 7 से भाग करूं, अगर मैं n को 7 से भाग करूं तो रिमाइंडर 4 है, रिमाइंडर 4 है। तो मुझे क्या करना है? 2n³ को 7 से भाग करना है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने क्या कहा था? n को एक सबसे आसान नंबर मानते हैं जिससे रिमाइंडर 4 आए। अगर n को मैं 4 ही मान लूं, अगर मैं n को 4 ही मान लूं, अगर मैं 4 को 7 से भाग करूंगा तो भाई रिमाइंडर कितना आएगा? मेरे पास 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 बार चलेगा, यानी मेरे पास n की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 2 गुणा n का क्यूब करते हैं, 4 चौक 16, तो रिमाइंडर 2 है भाई, रिमाइंडर 2 है। 4 कहां से आ गया? 4 रिमाइंडर है,
तो रिमाइंडर 2 बचता है। क्वेश्चन गलत रीड कर लिया, रिमाइंडर 2 बचता है तो n की वैल्यू 2 ही मान लेंगे। अगर n की वैल्यू 2 मान लेंगे तो सबसे आसान 2 ही मानना है। अगर मैं 2 को 7 से भाग करूंगा, इफ आई डिवाइडेड 2 बाई 7 देन आई विल गेट ओनली 2 एज रिमाइंडर, क्योंकि 7 का पहाड़ा 0 बार चलेगा। तो n की वैल्यू 2 है तो देखो 2 का क्यूब, इसे करेंगे 7 से भाग। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 16, सॉरी 8, और 8 दूनी 16। अगर 16 को तुम 7 से भाग करोगे, 16 को तुम 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2 ही आएगा। यानी इसका आंसर कितना है? 2 है। देखो आप कोई और नंबर मान के देख लो, चाहे आप कोई और नंबर मान के देख लो, क्या मानते हैं? चलो n की वैल्यू और क्या मान सकते हो? अगर मैं n की वैल्यू कितनी मान लूँ? अगर मैं n की वैल्यू 9 मान लूँ, 9 मान लूँ, अगर 9 को 7 से भाग करूंगा तब भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 गुणा 9 का क्यूब बट्टे 7। भाई आंसर तो मेरे पास क्या आना चाहिए? आंसर तो मेरे पास 2 आना चाहिए। चेक करते हैं अभी, 2 गुणा भाई 9 का क्यूब होता है 729 और बटे 7। देखो यहाँ पर अगर मैं इस 2 को भाग करूँ 7 से, अगर मैं देखो इसको मैं आपको ऐसे नहीं कराता, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो अलग ही कंसेप्ट है, उसको अलग ही सीखेंगे। 1458 बटे 7, 7 दूनी 14, 0 7 56, देखो 2 बच गया, शेषफल कितना बच गया? 2। तो भाई चाहे तुम कुछ भी मान लो, अगर अगला नंबर तुम क्या मान सकते हो? 7 दूनी 14, तुम 16 मान लो। अगर तुम 16 मानोगे तो 16 को जब 7 से भाग करोगे तब भी रिमाइंडर 2 आएगा। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर सेम ही आएगा, यानी कि आप जो भी मानोगे वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे आसान है कि छोटे से छोटा मान लो। सबसे छोटा क्या होता है कि भाई 2 ही मान लिया। अगर n की वैल्यू में 2 ही मान लूँ तो मेरा काम तो और आसान हो जाएगा। 2 को 7 से भाग करूंगा, रिमाइंडर 2 आएगा, और 2 का क्यूब निकालना भी आसान है। तो बड़े नंबर ना मानकर छोटे से छोटा नंबर मानना है हमेशा। ये भाई यूपीएससी का फेवरेट सवाल है। और अगले 200 प्रैक्टिस सेशन में मान के चलो हर एक प्रैक्टिस सेशन को छोड़कर ऐसा सवाल आपके पास आएगा। मेरा काम है इस सवाल को आपको रटवा देना। ये इतना अच्छा सवाल है कि ये एलसीएम एंड एचसीएफ के अंदर आता है और यूपीएससी इसको पूछता है। सवाल ये है कि हमें वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसको मैं 10, 12, 15 और 20 से भाग करूँ। 10 से भाग करूँ, 12 से भाग करूँ, 15 से भाग करूँ और 20 से भाग करूँ। तो जो शेषफल है वो हर कंडीशन में कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो करने का तरीका क्या है इसका? पहले तरीका सीखेंगे, ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले इनका हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक। कितना आएगा? 60। हम क्या मानते हैं? अब देखो 10 6 60, 12 5 60, 15 चौका 60, 20 3 60। सबसे बड़ी संख्या माननी है। देखो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है भाई? ये होती है 9 9 9 और 9। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है 4 अंकों की। इसको 60 से भाग करो। अगर इसको 60 से भाग करोगे 60 कम 60, मैं देखता हूं कि क्या ये संख्या पूरी कटती है या इसके पास कौन सी ऐसी संख्या है जो 60 से कटती है। अगर मैं इसको 60 से कट करूंगा तो 60 कम 60 कितने बच गए? 39। तो भाई भागफल का नियम कहता है ऊपर से एक 9 उतार लो, ये होता है 6 चंग 36 360, फिर ऊपर से कितना उतार लो? 39 और 9, फिर ये 6 चंग 36 360। अब यहां पर समझना, देखो 39 बच गए। अगर ये 39 ना होता, अगर ये 39 ना होता और ये मेरा नंबर 39 कम होता तो यहाँ पर 0 आता। यानी कि अगर मैं इसमें से 39 घटा दूं, अगर मैं इसमें से 39 घटा दूं तो भाई यहाँ पर 0 बन जाएगा। जब ये 0 बन जाएगा तो ये संख्या पूरी कट जाएगी, ये संख्या पूरी कट जाएगी। यानी कि मुझे 39 यहाँ नहीं, मुझे 39 इसमें से घटाने हैं। तो 9 9 9 9, जैसे मैं इसमें से 39 घटाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा 9 9 6 0। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है जो किससे कटेगी? मेरी 10 12 15 और 20 से कटेगी। देखो यहां पर हम क्या कर सकते थे? अगर इसको मुझे 60 बनाना पड़ जाए, देखो यहां पर 2 कंडीशन हो सकती है आपकी। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का। या तो तुम इसको 0 बना दो, 0 बनाने के लिए इसमें से 39 घटते हैं तो 39 यहां से घटेंगे। या तुम क्या बना लो? इसको 60 ही बना लो। अगर तुम इसको 60 बनाओगे भाई तुम्हें इसमें 21 जोड़ने पड़ेंगे। अगर तुम इसमें 21 जोड़ोगे यानी कि तुम इसमें 21 जोड़ रहे हो, जब तुम इसमें 21 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 10020। पर ये 5 अंकों की संख्या हो चुकी है, मुझे लेनी है 4 अंकों की संख्या, इसलिए मैं घटाता हूं, क्योंकि मेरा अंक जो है 4 ही रहने चाहिए। ये तो वो संख्या जो कट जाएगी, मुझे तो शेषफल 4 चाहिए। शेषफल 4 कब मिलेगा? जब 4 इसमें जुड़ेगा। यानी जो आंसर आएगा वो 9 9 64 आएगा। 9 9 6 4, ऑप्शन नंबर भी मेरे पास क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने कल भी करा था और टाइम एंड वर्क का एक सवाल आपको डेली दूंगा। जब एक सवाल डेली करोगे तो ध्यान रखना 200 सवाल करोगे तो 200 सवाल में पूरा टाइम एंड वर्क आपके हाथ में होगा, कुछ नहीं बचेगा इसमें से। और देखो हम 200 प्रैक्टिस सेशन करेंगे, 5 क्वेश्चन डेली करोगे नंबर सिस्टम के, यानी कि 1000 सवाल तो आप नंबर सिस्टम के करोगे। बस आपको क्या करना है? डेली प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाने का। ठीक है, ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है और सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। कल क्या बताया था? एक ऐसा काम मानना है जो 12 से भी कट जाए, जो 15 से भी कट जाए और जो 20 से भी कट जाए, वो होगा 60। तो ये मेरे पास क्या है? ये टोटल वर्क है। ये क्या है? टोटल वर्क, TW टोटल वर्क है। अगर पूरा काम 60 है और एक इसी काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। किसी के द्वारा एक दिन में किया हुआ काम क्या होती है? उसकी क्षमता। अगर आप 6 मजदूर पकड़ कर लाओ और उन्हें 1 1 घंटा
टाइम दे दो, तो जो जितना काम करेगा वो उसकी क्या होती है, कुशलता। यानी कि जब आप किसी को फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में रख देते हो कि तुम्हारे पास 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये है, और जो उसमें परफॉर्मेंस जितनी करता है वही क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी। तो 1 घंटे में 5 काम करता है, 1 घंटे में 4 काम करता है, 1 घंटे में 3 काम करता है, ध्यान रखना ये एफिशिएंसी। अगर मुझे देखो, अगर 5 और 4 नोट 3 12, अगर मुझे इनमें 12,000 रुपये बांटने थे तो 12,000 रुपये भी इसी अनुपात में बटेंगे। इनकी क्या है, क्षमता है, ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है। तो अगर ये एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 4 नोट 3 12, एक दिन में 12 काम कर देंगे। काम करना है 60, एक दिन में करते हैं 12, तो 60/12 कितना होता है, 5। तो 5 दिन में इस काम को क्या कर देंगे, ये फिनिश, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। तो ध्यान रखो, आज दूसरा ही सेशन है और आपने काम निकालना सीख लिया। जब 200 हो जाएंगे तो आप पूरा टाइम एंड वर्क, यानी कि आप हर एक चैप्टर आपके टिप्स पर होगा। टाइम एंड डिस्टेंस का ये सवाल है, औसत चाल का, लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और बिंदु बी से बिंदु ए तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात करें। देखो, कभी भी अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड यानी कि अगर मुझे औसत चाल निकालनी है किसकी, अगर एक आदमी, ध्यान ये बात सुनने वाली है, नोट कर लेना, जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको प्रूफ भी करूंगा, प्रैक्टिस सेशन में प्रूफ करूंगा, तो 30 मिनट का काम 1.5 घंटे में होगा। ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति कोई सेम डिस्टेंस तो जाता है और फिर उसी डिस्टेंस को वापस आता है। मान के चलो कोई आदमी अपने ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया, ऑफिस घर से ऑफिस मान लो 20 किलोमीटर है, तो ऑफिस से घर भी तो कितना है, 20 किलोमीटर ही। अगर वो सीधा अपने घर आता है, इधर उधर मुंह मारने नहीं जाता, तो इस कंडीशन में हम औसत चाल कैसे लिखते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई, और यहाँ पर x और y क्या है, उसकी चाल। ये कब लगाना है आपको, ये आपको तब लगाना है अगर एक आदमी सेम डिस्टेंस जा रहा है और सेम डिस्टेंस ही आ रहा है। ये आदमी कितनी चाल से गया, ये आदमी गया है 30 की चाल से और आया है 45 की चाल से, 30 से गया और 45 से आया, और 30 और 45 कितने होते हैं, 75। 30 और 45 कितने होते हैं, 75। काटो इसको, कटा पिट्टी में 4 को 15 दिया 45 और 15 5 75 और 5 अंक 30, 6 3 18 दूनी 36। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यूज अब करना है, जब कोई आदमी मान के चलो ये कोई डिस्टेंस है, मान के चलो ये किसी का घर है और ये स्कूल है। एक आदमी ऐसे गया, देखो ऐसे तो गया और ऐसे वापस आ गया, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया। ये डिस्टेंस जब सेम रहती है, आना जाने की चाल पता हो तो कैसे निकलती है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसको प्रूव करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में। आंसर कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 7वां सवाल, 8वां, 7200 रुपये को ए बी और सी में 2:3:5 में बांटना है, तो तुम्हें बी का हिस्सा ज्ञात करना है। पता है यूपीएससी ने सवाल पूछा था एक बार, 2500 रुपये बंटवा दिए और बहुत ही सिंपल रेशो में 2500 रुपये बंटवा दिए थे, तो बड़ा आसान सवाल था। इसी तरह का सवाल था, 3 आदमी ए बी और सी, ए बी और सी, तो ए को अगर 2 मिलेंगे तो बी को मिलेंगे 3 और सी को मिलेंगे 5। तो पैसा ये बटा है कितने पॉइंट, अगर ए को 2 पॉइंट मिलता है तो बी को मिलता है कितने पॉइंट, 3 पॉइंट, और सी को मिलता है 5 पॉइंट। तो 5 और 3 8 और 2, तो टोटल पैसा 10 पॉइंट है, और 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी है सवाल में, 7200 है। अगर 10 पॉइंट की वैल्यू 7200 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 720। हमें बताना है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना 72। मेरे भाई 72 क्या होते हैं, 216। तो 216 के आगे 1 लगा दो, 0, 2160 क्या होगा मेरे पास, मेरा आंसर। ये किसका हिस्सा है, बी का। ये 9वां सवाल है परसेंटेज का, और परसेंटेज का फेवरेट सवाल है ये। कौन से वाला, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न, वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न, और फेवरेट सवाल है जब आपको मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा। और प्रीवियस ईयर में कम से कम 15 सवाल पूछ रखे हैं, 15 सवाल इसी पर बेस्ड। इसने कहा है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में और 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 15% दोनों में फेल हुए। तो मुझे बताना है कि दोनों में कितने पास होंगे, दोनों में कितने पास होंगे। देखो ये जो मैंने एक ये पीले कलर का आयत लिया है, इसका मतलब है इसमें सारे बच्चे हैं, 100% स्टूडेंट इसी के अंदर है। चाहे कोई पास है, चाहे कोई फेल है, चाहे कोई 1 में पास है, चाहे कोई 2 में पास है, चाहे कोई 1 में फेल है, चाहे कोई 2 में फेल है, सारे के सारे बच्चे इसके अंदर है, सारे के सारे बच्चे इसके अंदर है। मेरे पास 2 एग्जाम दिए बच्चों ने, एक किसका दिया, मैथमेटिक्स का, और एक दिया इंग्लिश का, एक दिया इंग्लिश का। तो मैथ्स में कितने पास हैं, इसने कहा इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो भाई मैथ में जो फेल हुए वो कितने बता रहा है ये, 40%, 40% फेल हो गए मैथ्स में। और इसने क्या कहा है कि भाई 30% फेल हो गए इंग्लिश में, इंग्लिश में 30% हो गए फेल। तो ये जो पोर्शन आएगा ये वाला, ये होगा दोनों में फेल, ये होता है दोनों में फेल। और दोनों में फेल कितने हैं, इसने कहा कि दोनों में जो फेल है वो कितने हैं मेरे भाई, वो है 15%। 15% बच्चे दोनों में फेल है, 15% बच्चे दोनों में फेल है। देखो अब तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें ये निकालना है जो बच्चा सिर्फ मैथ में फेल हो। ये बच्चे कौन है जो सिर्फ मैथ में फेल है। देखो कितने तरीके से तुम कंडीशन बना सकते हो, या तो बच्चा दोनों में फेल होगा,
या तो बच्चा दोनों, जब फेल वाली बात चल रही है, या तो बच्चा दोनों में फेल होगा, या बच्चा सिर्फ मैथ में फेल होगा, या बच्चा सिर्फ इंग्लिश में फेल होगा, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी। इसके बाद सारे क्या होंगे, पास होंगे। अब देखो जरा कमाल इसका, अगर टोटल 40 बच्चे फेल हुए हैं और 15 ये है जो इधर है, तो यहां पर केवल मैथ में कितने फेल हुए हैं, 25%। 15 तो वो भी है ना जो इंग्लिश में फेल हुए। अगर इधर देखूं मैं तो 15% बच्चे कैसे हैं, जो केवल किस में हुए हैं, इंग्लिश में। तो यहां पर लिख सकते हैं हम ओनली मैथ, इनकी भाई जरूरत पड़ती है, ये ओनली मैथ वाले हैं और ये ओनली अंग्रेजी वाले हैं, ओनली अंग्रेजी, ये ओनली इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। इनके अलावा जितने बच्चे होंगे सारे क्या होंगे, पास होंगे। इनके अलावा जो भी बच्चे होंगे सारे क्या होंगे, पास होंगे। इनको जोड़ लो, देखो ये पूरा कितना है सर्कल, 40 का, 40 और 15 कितने होते हैं, 55। तो 55% बच्चे ऐसे हैं, या तो वे दोनों में फेल है या किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, इनके अलावा सारे कैसे होंगे, पास। टोटल मेरे पास क्या होता है, वो मान लेते कि हम एम तो नहीं कह लिया ना, हम मान लेते कि x% बच्चे दोनों में पास है। तो देखो 25 और 15 कितने, 40, 40 और 15 55, 55% बच्चा कैसा है, जो या तो एक में फेल है या दोनों में फेल है, प्लस ये m हो गए जो दोनों में पास है, और टोटल किसके बराबर है, 100 के। तो m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 45% बच्चा ऐसा है जो दोनों में पास है। 45% बच्चा कैसा है जो दोनों में पास है, ठीक है। तो ये इसे करने का तरीका है। एक ये सवाल है भाई, अच्छा एवरेज का सवाल है, ये भी फेवरेट सवाल है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। देखो 8 व्यक्तियों का एक समूह है, उसकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 24 वर्ष के व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। इसको मैं पहले आपको बेसिक से करके दिखाता हूं, पर करना ट्रिक से है। देखो इसने कहा 8 व्यक्ति के समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखो 8 व्यक्ति का एक समूह है, हमने मान लिया इनका एवरेज m है, इनका एवरेज m है। अब क्या हुआ, एक आदमी गया, एक आदमी जो जिसकी उम्र 24 साल है, ये तो निकला है बाहर, और एक नया आदमी आया है, एक नया आदमी आया है x। इससे क्या हुआ, जो आदमी तो 8 ही है और एवरेज कितना बढ़ गया, 2 पॉइंट बढ़ गया, एवरेज जो है 2 पॉइंट बढ़ गया। तो 8m, हमने भाई एवरेज को m लिया है, हमने माना है जो एवरेज है पूरे ग्रुप का वो m है, हमने एवरेज कितना माना है m। पर इसको मैं ट्रिक से करूंगा, ये बेसिक है, आपको बेसिक भी आना चाहिए। जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा और वो ट्रिक सीखेगा, उसका कोई भी एग्जाम कभी भी नहीं रुकेगा। 8m माइनस 24 और प्लस x इज इक्वल टू 8m और प्लस 16। भाई 8m से 8m खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। यानी कि ये 40 साल का है, कौन, जो आया है। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करना, डायरेक्ट देखो, एक आदमी छोड़कर गया, एक आदमी ग्रुप से निकला और एक आदमी ग्रुप में आया। जब वो ग्रुप में आया तो उसने ग्रुप का एवरेज बढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि वो आदमी एवरेज से, वो आदमी इसकी उम्र से बड़ा है। देखो ये बाहर गया, इसकी जगह एक दूसरा आदमी आया, उसने आकर ग्रुप का एवरेज बढ़ा दिया। इसका मतलब ये कि इससे तो वो बड़ा होगा, यानी वो 24 से बड़ा है। पहले कितने थे, 8 थे, एक गया और एक आ गया, और एवरेज पर क्या फर्क पड़ा, 2 का। तो ये न्यू आदमी की एज है 24 प्लस एक गया, एक आया नहीं, 8 ही है, 8 गुना 2, 8 दूनी 16, 24 और 16 कितने होते हैं, 40 साल। कल भी हमने ये सवाल किया था, वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करना, ठीक है। रेक्टेंगल के बारे में है, और रेक्टेंगल के बारे में सब कुछ हमने जान लिया है, तो इसलिए आज ये आखिरी सवाल रेक्टेंगल का। एक मेरे पास आयत है और आयत की मुझे लंबाई और चौड़ाई गिवन है। इसने कहा कि जो एक आयत है, लेंथ कितनी है, 15 है, लेंथ 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसका एरिया निकालना है। भाई एरिया सिंपल है, एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, 15 गुना 20, तो एरिया तो 300 है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ कहाँ है 300, सब में 300 है, सब में 300 है। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। लंबाई कितनी है इसकी, 15, चौड़ाई कितनी है इसकी, 20, 15 और 20 कितने होते हैं, 35, और 35 दूनी 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये ऑप्शन बाहर कर सकते हो आप, ये वाला ऑप्शन बाहर कर सकते हो। और कल मैंने आपको विकर्ण निकालना सिखाया था। विकर्ण कैसे निकलता है, डायगोनल, डायगोनल निकलता है अंडर द रूट मारोगे किसका, लेंथ का स्क्वायर और प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया भाई, 15 का स्क्वायर होता है 225 और प्लस 400, 625, किसका स्क्वायर है, 25 का। तो डायगोनल विकर्ण कितना है इसका, 25। देखो सब कुछ निकाल दिया हमने इसमें। विकर्ण कितना है इसका, 25 है। विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, एक बच्चा बोल रहा है विजिबिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं, अब आ जाएगी। देखो विकर्ण निकालना है, डायगोनल इज इक्वल टू अंडर द रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अंडर द रूट 225 और प्लस
400, तो 625 का रूट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। करो ऑप्शन मैच। ये देखो 370 और 25, तो ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये मेरे पास आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 11 सवाल मैथमेटिक्स के हो गए खत्म। रोहन यादव, वेरी गुड इवनिंग रोहन। रोहन यादव जी यूपीएससी के एस्पिरेंट हो गया। अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो बहुत अच्छी जगह आए हो, भले लेट आए हो पर अच्छी जगह आए हो। है ना, में जवाब दो। बट डायरेक्शन का सवाल है, जब भी डायरेक्शन का सवाल दिखे तो ये डॉक्टर वाला प्लस का निशान बना लियो हमेशा। ये लो प्लस का निशान बना लिया हमने एक। कल ही बताया था ये क्या होता है, ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। रोहन यादव, कल वाला प्रैक्टिस सेशन देखा है रोहन जी? देखो इसने कहा एक आदमी 18 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उत्तर ही है ऊपर। देखो मैंने क्या कहा था, आदमी यहाँ मानना है हमेशा, हमेशा आदमी का मानना है यहाँ पर, ये चौराहा मान लो इसको, यहाँ पर मानना है एक आदमी 18 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ये 18 किलोमीटर ऐसे चला है ऊपर, 18 किलोमीटर चला है पूरा, 18 किलोमीटर चला है। डेली लाइव सेशन अटेंड करो रोहन जी, डेली लाइव सेशन अटेंड करो। ये बताओ रोहन जी बिगिनर हो या पहले से तैयारी कर रहे हो? अगर पहले से तैयारी कर रहे हो तो देखो 9 बजे सेशन आएगा, वो एडवांस लेवल है, उसको भी अटेंड करना। फिर इसने क्या कहा है कि वह 13 किलोमीटर 12 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ गया। देखो ईस्ट इधर है ना, तो इधर मुड़ गया, इधर इधर चलेगा 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर इधर चला है, 12 किलोमीटर इधर चला है। फिर इसने क्या किया, फिर ये साउथ की तरफ चला 13 किलोमीटर, नीचे आया 13 किलोमीटर चला, बस 13 ही चला है भाई, 13 चला है, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर चला है। ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है, जरा इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो, यही तो है, यहाँ पर है ये, यहाँ पर। देखो डायरेक्शन तो आराम से निकल जाएगी, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो डायरेक्शन तो है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट मेरे पास एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट 2 ऑप्शन में हो जाता, वेरी गुड सर, आई एम ऑलरेडी पोस्टेड इन सीआरपीएफ, वेरी गुड। तो प्रिपेयर कर रहे हो आप यूपीएससी के लिए, प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन, डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, हमें ये हरे वाली जो पट्टी है ना ये निकालनी है। अगर मैं इसको देखूं यहाँ पर ऐसे, ये पूरा, अगर ये पूरा 18 है ना, तो ये पूरा 18 है, 13 पहले हो चुका, तो ये 5 किलोमीटर होगा, ये 5 किलोमीटर होगा। अगर ये 12 है तो ये भी 12 किलोमीटर होगा। ये 90 डिग्री का कोण है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 12 मिलकर बनाते हैं 13, ये एक ट्रिपलेट है। अगर 5 मेरे पास क्या हो, लंब हो, 12 मेरे पास आधार हो, तो कर्ण कितना होता है 13। अगर 5 मेरे पास क्या हो, परपेंडिकुलर, ये मेरे पास बेस है, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है हाइपोटेन्यूज। ये हम पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। कैसे, जो मेरे पास ये जो हरी लाइन है, मान के चलो ये एक्स पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है, और ये वाई पॉइंट है, और मुझे एक्स वाई की अगर लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, अंडर द रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 और 25 होते हैं 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 किलोमीटर। ये लो भाई सवाल आपका। यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है आपसे, बिल्कुल पढ़ा देंगे आपको, पूरा मैथमेटिक्स और पूरा रीजनिंग पढ़ा देंगे। पहले आप 13वां सवाल बताओ, 13th क्वेश्चन। If mouse is coded as NLFHV, then how is rabbit coded? rabbit को हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान दो, पहले माउस को लिख रखा है इसने, क्या माउस का मतलब क्या होता है बताओ कमेंट में। माउस, माउस को लिखा है इसने NLF, NLFHV, तो मुझे रैबिट को बताना है क्या लिखेंगे, रैबिट को RABIT। जो बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और अगर उसने रीजनिंग पढ़ रखी है, अगर उसने रीजनिंग पढ़ रखी है तो उसे पता होता है रिवर्स ऑर्डर। ये रिवर्स ऑर्डर है, कैसा, अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर, अपोजिट ले रखा है सभी का। देखो रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, अगर ए है तो ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ABCD। इसको याद ही करवा देता हूँ गुरु को, जरा इसको याद ही करवा देता हूँ हमेशा के लिए। पहले ABCD लिखो। अब ये मत सोचना कि सर क्या दिन आगे बताओ ABCD लिखवा रहे हैं आप, ABCDEFGHIJKLM। देखो ए का अपोजिट होता है जेड, ए की पोजीशन 1 होती है, जेड की पोजीशन 26 होती है, इनका सम हमेशा 27 होता है, इनका सम हमेशा 27 होता है। चूहा, ये वाला माउस था,
वो वाला जिससे कंप्यूटर चलाते हो। बी, बी देखो बी मेरे पास दूसरे नंबर पर है, इसका अपोजिट वो होगा जो मिलकर सम 27 बनाएगा, तो वाई है, बी वाई, सी एक्स, देखो एम एन, एम एन याद रखना, एम एन, इसको एल ओ लव से याद रखना, के पी हमने याद रखा था कंवरपाल, के पी, जे क्यू, जे क्यू गुलाम क्वीन, जे क्यू देखो अगर आपने कभी कार्ड खेले होंगे, एक जे होता है उसमें से गुलाम बोलते हैं, क्यू को क्वीन बोलते हैं। इंडियन रेलवे, इसको मैंने याद किया था हिमांशु सैनी से, इसको मैंने लिखा था गौरव त्यागी। फन, फन ये इवनिंग, ये दिल वाले, ये क्रक्स, ये बाय, ये ए टू जेड, तो ए टू जेड बाय, ये क्रक्स से याद किया था, क्रक्स, ये दिल वाले, दिल वाले मूवी आई थी 1995 में अजय देवगन वाली, हम तभी के हैं। ये इवनिंग से याद किया था, इसको मैंने फन याद किया था, इसको मैंने गौरव त्यागी याद किया था, इसको हिमांशु सैनी। इंडियन रेलवे, ये गुलाम क्वीन था, ये कंवरपाल था, ये लव था, ये एम एन था। तो देखो ये एम एन है, एल ओ है, ये अपोजिट है, ये यू एफ अपोजिट है, एस और एच अपोजिट है, ई और वी अपोजिट है, तो इनके मुझे अपोजिट लिखने हैं। तो देखो आर से बनता है इंडियन रेलवे, तो पकड़ो रेलवे को, तो यहाँ पर क्या बनाओगे आप, आई, ए टू जेड बाय, फिर इंडियन रेलवे, और टी क्या था, गौरव त्यागी, जी टी, तो आई जेड वाई आर जी, आई जेड वाई आर जी, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ। जैकलिन फर्नांडिस, जैकलिन फर्नांडिस पीके, इसको करो, लुक एट दिस सीरीज, व्हाट शुड कम नेक्स्ट, कौन सा नंबर आगे आएगा वो बताना है। तो भाई ये तो देखो 1 है, फिर 4 है, फिर 3 9 है, फिर 16 है, 25 है, ये तो कोई बता देगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा, 36। 1 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। देखो मैं अभी स्टार्टिंग में आपको ये सीरीज बड़ी आसान करवा रहा हूँ, इसको मैं बहुत ही टफ कर दूंगा, लेकिन आप सीख जाओगे धीरे धीरे सारी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन अ क्लास सैम इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, ये मैंने आपको कल भी बताया था, एंड 33rd फ्रॉम द राइट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बताने हैं, ठीक है। देखो जब भी एक इंसान की पोजीशन, जब भी एक इंसान की पोजीशन या तो ऊपर नीचे से दे रखी हो या दाएं बाएं से दे रखी हो, तो क्या करो, उसकी दोनों पोजीशन जोड़ दो, उसमें से घटा दो, क्यों, क्योंकि वो ऊपर भी काउंट हो चुका है, नीचे भी काउंट हो चुका है। तो ऑप्शन पहला मिलेगा 33 और 13 46 वाला, ये रहा पहला ही, नहीं उसमें से एक घटाना है, तो आंसर क्या होगा 45, आंसर क्या होगा 45। मैंने आपको टॉप और बॉटम कल प्रूव करके दिखा देते, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार, फिर इसको डायरेक्ट लिखेंगे हमेशा। देखो एक आदमी है सैम, देखो ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये राइट है। सैम की जो पोजीशन है वो 13 फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ पर कहीं सैम बैठा है, अगर सैम यहाँ पर बैठा है, इसकी पोजीशन 13 है, इसका मतलब इससे पहले 12 बच्चे बैठे हैं, और इसकी पोजीशन 33 है राइट से, यानी इससे पहले 32 बच्चे बैठे हैं, तो 12 तो ये और 32 में, और प्लस एक सैम भी तो है, तो कितना आ गया 45। यह कैसे निकालोगे, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, और उसमें से क्या घटा देंगे आप, -1, -1 क्यों घटाया, क्योंकि लेफ्ट से भी पोजीशन काउंट हो गई, राइट से भी, तो एक ही तरफ से काउंट कर सकते हैं इसकी पोजीशन को ना। तो भाई ये जो कंप्लीट कोर्स है यूपीएससी सीजर 2027 वाले बच्चों के लिए कंप्लीट लाइव होने वाला है, आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है, अब आपसे मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।